नमस्कार स्टूडेंट्स। अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर हम ब्रेक करेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ने जब ब्रेकिंग किया था तब वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया था, जिसमें 3 रिएक्शन पड़े थे। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन विद सोडियम मेटल, दूसरा वाला रिएक्शन टू फॉर्म एस्टर्स, ऐसे 3 रिएक्शन बताया था मैंने उसमें। ठीक है, और चौथा रिएक्शन हाइड्रोजन डेरिवेटिव में ऑलरेडी पढ़ा है, जो आपने ऑलरेडी ढूंढ रखा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको पता है। और एक रिएक्शन पढ़ा था जिसे कहते हैं मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग डाइअज़ोमीथेन, डैम जिसको मैंने कहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब पार्ट बी में आने वाले हैं हम लोग, जिसमें था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए कैसा दिखाई देगा रिएक्शन। जनरली अगर मैं कहूँ तो R बॉन्डेड टू OH है। ठीक है, जब रिएक्शन होगा तब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में कुछ इस तरह से स्पीसीज जनरेट होगी कि OH माइनस होगा, कार्बन पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ जनरेट होगा। और मुझे पता है कि इस स्पीसीज को हम कहते हैं कार्बोकैटायन, और हमें पता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, 3 डिग्री, मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आने वाले सभी रिएक्शंस को हम जरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आने वाला सबसे पहला रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, नंबर 1, ठीक है, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी हाँ, आपने सही पहचाना। SN रिएक्शंस, SN1 SN2 रिएक्शन जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं मैकेनिज्म के थ्रू, उसी तरह के रिएक्शन यहाँ पर आने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेरी बात सुनिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए, जब ब्रेक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो OH माइनस निकल रहा है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल निकालता हूँ तो मतलब उसकी जगह पे कोई नया न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकता हूँ। मतलब आउटगोइंग ग्रुप मेरा न्यूक्लियोफाइल है, तो इनकमिंग ग्रुप भी मेरा कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ही होगा। इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से किया जा सकता है। और देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही सबसे खास बात है, हम यहाँ पर जो रिएक्शन करने वाले हैं वो ऑलरेडी हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, बस पिछले चैप्टर के कुछ रिएक्शंस यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। यही तो पावर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप हाइड्रोजन डेरिवेटिव को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो आगे के चैप्टर्स इजी इसलिए होते जाते हैं क्योंकि वो चीजें रिपीट होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको ROH जो है उसको कन्वर्ट करना है RX के अंदर। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो OH है वो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। और यहाँ पर X माइनस जो है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है जिसको लाना है। तो X माइनस जो है वो अपना इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। और OH माइनस जो है उसे मैं लिविंग ग्रुप कहूंगा या फिर आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस तरह से। तो ये रिएक्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां पर हमने सीखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर, अगर आपको याद होगा तो, फ्रॉम अल्कोहल्स टू अल्काइल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे रिएक्शन किए थे। चलो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि अगर हमारे पास में R बॉन्डेड टू OH है अल्कोहल, तो इससे अगर मुझे, ठीक है, अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड अगर बनाना है, X लिखा है ना, तो यहाँ पर अलग अलग X के लिए बनाएंगे। तो समझो अगर अल्काइल क्लोराइड मुझे बनाना है, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सीखे हुए 4 रिएक्शंस है। जैसे एक्शन ऑफ PCl5 हम कर सकते हैं, तो जिससे RCl बनता हुआ नहीं मिलेगा, पर साइड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, POCl3 प्लस HCl। उसी तरह से हम यहाँ यूज कर सकते थे PCl3। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी RCl ही मिलेगा, ROH से RCl मिलेगा, प्लस आपको साइड प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, H3PO3। बस इस रिएक्शन को 3-3-3 करके बैलेंस करना होता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें आपको याद होगी। तीसरा रिएक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम यूज कर रहे थे थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है SOCl2, और यूज कर रहे थे साथ में पायरिडीन। इस रिएक्शन का नाम था डार्जन्स रिएक्शन। ठीक है, डार्जन्स रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये डार्जन्स रिएक्शन जो है याद होगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड था फ्रॉम कन्वर्टिंग अल्कोहल इनटू अल्काइल क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पर आपको अल्काइल क्लोराइड तो मिलता ही है, पर साथ में यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज SO2, वो गैसियस फॉर्म में होता है, और HCl वो भी एक गैसियस फॉर्म में ही होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है काफी हद तक प्योर मिलता है, इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। और तो और हम पायरिडीन इसलिए यूज करते हैं ताकि एक्सेस ऑफ HCl जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि पायरिडीन एक अब्सॉर्बिंग बेस होता है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट एसिड है इसलिए। ठीक है,
इसके अलावा एक रिएक्शन और हमने किया था जहां पर हम यूज कर रहे थे लुकास रिएजेंट। क्या यूज कर रहे थे? लुकास रिएजेंट। ठीक है बेटा, अब लुकास रिएजेंट जो है इसमें क्या होने वाला है, हम ये मेथड को ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। अब ग्रूव्स प्रोसेस में लुकास रिएजेंट यूज होता है, ये याद रखना है, ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लुकास रिएजेंट बताओ क्या होता है। ये होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ROH है वो RCl में कन्वर्ट होना ही है और साइड में यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वाटर। तो देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कन्वर्टिंग OH ग्रुप इनटू क्लोरीन, ऐसे 4 पॉसिबिलिटी वाले रिएक्शंस मैंने बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। दिस इज जस्ट अ मियर रिवीजन, में कुछ नया नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से रिवीजन मिली होगी। और अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट है तो मेरे लिखने के पहले ही आपने वीडियो पॉज करके खुद से ये चार्ट लिख लिया होता, बट ठीक है, मैं कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। लेकिन हाँ, अब एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि जिस तरह से मैंने अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया है, आप बहुत अच्छे से मेरे बिना बोले अल्कोहल को अल्काइल ब्रोमाइड में और अल्कोहल को अल्काइल आयोडाइड में भी कन्वर्ट करके उसका चार्ट यहाँ पर लिख लेंगे इस वीडियो को पॉज करके। मैं लिखने ही वाला हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक बार लिखें। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर रही होगी आपको। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे अल्कोहल चैप्टर चल रहा है, हमारा कंसर्न अल्कोहल है, तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें देना चाहता हूँ। ठीक है, जिसमें ये जो आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं, ये देखिए लुकास रिएजेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पे डिटेल्स देना चाहता हूँ, तो ये रब कर देता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी डिटेल देता हूँ लुकास रिएजेंट पर, आप उसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रब कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर लुकास रिएजेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, देखो हम है ना, वी कैन यूज लुकास reagent to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। जैसे अगर मैंने 3 बीकर दिए, तीनों बीकर में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल मैंने भर के रखा है। अब कौन से बीकर में कौन सा डिग्री अल्कोहल है मुझे नहीं पता, और तीनों भी कलरलेस है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो मुझे पहचानना है कि तीनों बीकर में से कौन से वाले बीकर में 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है, कौन से वाले बीकर में 2 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है और कौन से वाले बीकर में 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। तो ये ढूंढने के लिए हम लुकास रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, देखिए लुकास रिएजेंट का अगर रिएक्शन देखो तो ROH है। ROH में हम क्या यूज करते हैं, लुकास रिएजेंट बोलो क्या होता है, ये होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCl जनरेट हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ना आपको एक ध्यान रखना है कि जो RCl जनरेट होता है अल्काइल क्लोराइड, ठीक है, इसका प्रेसिपिटेट होता है। इसका क्या होता है, प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये जो है वो स्पेरिकली सॉल्युबल होता है ना, वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, आसानी से। तो ये देखो अल्कोहल जो भी है वो कन्वर्ट हो जाएगा RCl में। अब देखिए अगर आपका अल्कोहल 3 डिग्री है, ठीक है, तो आपको जो प्रेसिपिटेट मिलने वाला है वो इमीडिएटली मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपने लुकास रिएजेंट डाला तुरंत ही आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, मतलब जैसे ड्रॉप उसमें टच हुआ ना, उसका लुकास रिएजेंट का ड्रॉप जैसे टच हुआ वैसे ही आपको पीपीटी मिलना शुरू हो जाएगा। तब जब वो अल्कोहल 3 डिग्री होगा। अगर आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपको जो पीपीटी है वो मिलेगा आफ्टर सम टाइम, मतलब 5-10 मिनट रुको, फिर धीरे 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 वो पीपीटी बनना शुरू होगा और फिर 5-10 मिनट के बाद पूरा पीपीटी आपको दिखाई देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर पीपीटी बनने का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाएगा। अगर आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है तो पीपीटी जो है ओनली आफ्टर हीटिंग मिलने वाला है। जब तक आप उसको हीट नहीं करेंगे पीपीटी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में। तो चलिए मेरे पास में 1, 2 और 3 बीकर रखे हुए हैं, तीनों बीकर में 3 लिक्विड भरे हुए हैं। मुझे पता है कि लिक्विड अल्कोहल ही है, पर पता नहीं है कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, लुकास रिएजेंट लूंगा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, पहले बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने लुकास रिएजेंट डाला, मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, अब मेरे को हल्का हल्का उसमें पीपीटी दिखने लग गया। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, थोड़े टाइम के बाद पीपीटी मिल रहा है, 5-10 मिनट के बाद पीपीटी मिल रहा है। ठीक है, डिले हो रहा है पीपीटी बनना, इमीडिएटली नहीं मिल रहा है। तो ये क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, मैं समझ गया 2 डिग्री अल्कोहल है, मैंने उसको लेबल कर लिया, साइड में रख दिया।
अब मैंने दूसरा भी कर लिया, उसमें मैंने पीपीटी डाला, सॉरी पीपीटी बोल रहा हूँ, अपना लुकास रिएजेंट डाला, ठीक है। जैसे ही लुकास रिएजेंट का बूंद उसके अंदर टच होना, फटाक से वहीं पे पीपीटी बन गया। अब बताओ ये क्या होगा, इमीडिएटली पीपीटी बन रहा है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। मैंने इसको लेबल करके इसको साइड में कर लिया। अब तीसरा बीकर है, आप बोल देंगे उसमें 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि उसमें सच में 1 डिग्री अल्कोहल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लुकास रिएजेंट डालूंगा उसके अंदर, ठीक है। मैं वेट करूंगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा वेट किया, अभी भी पीपीटी नहीं आ रहा है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है? नहीं। अगर पीपीटी नहीं आ रहा है तो उसके और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। आप उसको हीट करिए, हीट किया उसके बाद पीपीटी आया तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो अल्कोहल के अलावा कोई दूसरा ही कंपाउंड है, कोई मान लो वाटर है, वाटर दिखता तो है नहीं ना, अल्कोहल वाटर एक जैसा दिखता है। अब वाटर है, वाटर में आप लुकास रिएजेंट डालोगे, पीपीटी बनेगा ही नहीं, ठीक है। आप आधा घंटा रुकोगे, पीपीटी बनेगा ही नहीं, तो क्या वो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया? नहीं। अब उसको हीट करके देखो, वाटर में आप हीट भी करोगे ना तो भी पीपीटी नहीं बनेगा, लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, हीट करोगे तो फटाक से पीपीटी बन जाएगा। तो याद रखना, अगर आपको लुकास रिएजेंट डालने पे पीपीटी दिखाई नहीं देता है तो कंक्लूजन मत बनाओ, उसको पहले हीट करो, फिर चेक करो कि पीपीटी दिखता है कि नहीं। हीट करने पे पीपीटी दिखा तो 1 डिग्री अल्कोहल, और हीट करने पे भी पीपीटी नहीं दिखा तो वो कुछ भी नहीं, कुछ और ही कंपाउंड होगा। उम्मीद करता हूँ ये लुकास रिएजेंट का जो पॉइंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। तो अब आज के बाद जब भी आप हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर रिवाइज करेंगे ना, और ये वाला चार्ट आपके सामने आएगा ना, तब जब भी आप उसमें आएंगे तो क्रूज प्रोसेस में लुकास रिएजेंट वाला पॉइंट आएगा, तब आप ये पॉइंट भी साथ में वहां रिवाइज करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देखिए, केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री में केमिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप केमिकल के बारे में जान लो कि केमिकल कैसा है, किससे रिएक्ट करता है, किसने बनाया, कैसे रिएक्ट करता है, क्या डिस्टिंग्विश करता है, आपको केमिस्ट्री अपने आप आ जाएगी, है ना। अगर आपको लुकास रिएजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता है तो आपको ये सब आ ही जाएगा ना। तो इस तरह से केमिकल के बारे में पढ़ना, उसके बारे में इंटरेस्ट थोड़ा सा जनरेट करने की कोशिश करो, बाकी सारी चीजें इजी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जरा कर देता हूँ और बताता हूँ। अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड तो हमने बनाया, अब बनाएंगे अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल एडेड। चलो मैं एक ही पेज पर दोनों बना देता हूँ फटाफट, ठीक है। देखिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अल्कोहल, ये नंबर 2 में, अल्कोहल टू अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो बताइए कैसे होगा, R बॉन्डेड टू OH, ठीक है। इसमें हम कितने मेथड कर सकते हैं? 2 मेथड कर सकते हैं। एक आप यूज कर सकते हैं PBr3। अब PBr3 जो है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए हमें उसे इन सिटू में प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, रेड P प्लस ब्रोमीन डालकर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। क्या PBr5 यूज कर सकते हैं? जी नहीं, PBr5 ऐसा कोई केमिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो PBr3 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ROH हट जाएगा, उसकी जगह RBr आ जाएगा, प्लस आपको यहाँ साइड में प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3। बहुत ही अच्छा, इसको भी बैलेंस कर सकते हैं 3-3-3 करके। उसी तरह से अगर यहाँ पर मैं ध्यान दूं और मैं यूज करता हूँ HBr, तो बहुत आसान है, क्योंकि HOH वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पर RBr बन जाएगा और यहाँ से वाटर गायब। बहुत बच्चे HBr लिख के आते हैं, देखिए HBr जो है उसको भी इन सिटू में ही प्रिपेयर करना पड़ता है, तो HBr का इन सिटू रिएजेंट बच्चे लिखना भूल जाते हैं। तो क्या होता है, देखो NaBr प्लस H2SO4, ये इन दोनों से रिएक्ट करके HBr आता है, और HBr इससे रिएक्ट करता है, तब RBr और वाटर बनता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। तीसरा रिएक्शन में अगर आपको बताऊं कि वो होता है अल्कोहल टू अल्काइल आयोडाइड, और तो बहुत ही बढ़िया है। ROH लेंगे, इसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलेगा। अब इसमें देखो 3 मेथड थी, ठीक है, कि आप इससे क्या कर सकते हैं, RI बना सकते हैं, RI बना सकते हैं, RI बना सकते हैं। पहला मेथड तो ऐसा यूज करेंगे ना, जैसे PI3 यूज कर सकते हैं, क्योंकि PI3 जो है वो अनस्टेबल है, हमको उसको इन सिटू में प्रिपेयर करना है रेड P प्लस आयोडीन लेके। PI5 तो एग्जिस्ट करता नहीं, ठीक है। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, हम HI यूज कर सकते हैं। अब देखिए HI जो है वो HBr से ज्यादा रिएक्टिव है ना, HI जो है वो HBr से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वो जल्दी ब्रेक होता है, तो जल्दी रिएक्ट करता है। इसलिए मैं HI डायरेक्ट भी यूज करूंगा ना तो भी मुझे रिएक्शन मिल जाएगा। पर अगर मैं चाहूं तो HI को भी इन सिटू में प्रिपेयर कर सकता हूं HBr की तरह। कैसे, अगर मुझे समझो HI को इन सिटू में प्रिपेयर करना है, तो इसका इन सिटू रिएजेंट क्या होता है, NaI प्लस H3PO3, ये उसका इन सिटू रिएजेंट है। क्या आप NaI और H3PO3 यूज करेंगे तो आपको HI इन सिटू में मिलेगा, बट डायरेक्ट HI भी काम कर जाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर ये बनाया होता तो साइड प्रोडक्ट में बनता है H3PO3, और इस रिएक्शन को 3-3-3 करके बैलेंस भी करना होता।
इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, आपको साइड प्रोडक्ट में वाटर मिल जाएगा और इस रिएक्शन में भी आपको साइड प्रोडक्ट में वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया कि अल्कोहल जो है उसको किस तरह से हम अच्छी तरह से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देखिए, अल्कोहल टू अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हमने कन्वर्ट किया, पर मैंने एक क्वेश्चन नहीं कन्वर्ट किया जिसे कहते हैं अल्कोहल टू अल्काइल फ्लोराइड। मुझे बताओ, कभी अल्कोहल से अल्काइल फ्लोराइड बनाया जा सकता है डायरेक्टली? नहीं, अल्काइल फ्लोराइड्स कंपाउंड बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में सिर्फ एक ही रिएक्शन ऐसा बताया था जो अल्काइल फ्लोराइड बनाता है। ठीक है, और उस रिएक्शन का नाम था स्वार्ट्स रिएक्शन, और वो भी ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं था बेटा, वो हैलोजन एक्सचेंज मेथड था। आपके पास ऑलरेडी कोई अल्काइल हैलाइड होगा ना, तो आप उसको अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या आप अल्कोहल से डायरेक्ट अल्काइल फ्लोराइड कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो क्या करना चाहिए, आप अल्कोहल से कोई भी अल्काइल हैलाइड बना लीजिए, जैसे अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड, जो कि मैंने ऑलरेडी सिखाया आपको। एक बार अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल आयोडाइड जनरेट हो जाए, उसमें से आप हैलोजन एक्सचेंज मेथड यानी स्वार्ट्स रिएक्शन करके, यानी एक्शन ऑफ मेटल फ्लोराइड करके, उसको अल्काइल फ्लोराइड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अच्छी तरह से आप जंबल रिएक्शन में सीख पा रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा जंबल रिएक्शन दूं ताकि आपको अच्छे से रिवीजन मिले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब इसके बेसिस पे मैं एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो इसके बेसिस पे मैं डायरेक्ट एंड ऑफ द लेक्चर में आपको होमवर्क ही दे दूंगा जो आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ऐसा नहीं है कि आपने ऑलरेडी एचडीए चैप्टर में लिखा है तो भाई ये आप अभी नहीं लिखेंगे, आपको अभी भी ये चैप्टर के लिए इस चैप्टर के नोट्स में लिखना ही है। ठीक है, तो चलिए इतना लिखिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड के अंदर सेकेंड नंबर रिएक्शन में। ठीक है, उस रिएक्शन का नाम है, देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, यानी अल्कोहल में से लॉस ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, वो खुद दो टाइप का होता है। एक जिसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और एक जिसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं इंटर और एक जिसे हम कहते हैं इंट्रा। तो देखिए, जो इंटर का है, इंटर और इंट्रा दोनों में फर्क है। इंटर का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल जैसा। इंटरनेशनल जैसा मतलब क्या, बिटवीन टू डिफरेंट। इंटरनेशनल क्या होता है, बिटवीन टू डिफरेंट नेशंस, टू डिफरेंट कंट्रीज, है ना। उसी तरह से इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और इंट्रानेशनल का मतलब होता है नेशन के अंदर, और इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल है उसी के अंदर। तो यहाँ पर अल्कोहल में से जब आप वाटर लॉस करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास में एक अल्कोहल है, मॉलिक्यूल ROH। ठीक, अब मेरे पास दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है ROH। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाटर में से, इस अल्कोहल में से H निकाल रहा हूँ, इस अल्कोहल में से OH निकाल रहा हूँ। तो देखिए, H और OH को अगर हम निकाल देंगे तो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो लॉस ऑफ वाटर हो गया, यानी क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। तो देखिए, ये R है, कनेक्टेड टू O है, कनेक्टेड टू ये OH तो चले गया, तो ये R आएगा कि नहीं। तो देखिए, इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा, और यहाँ से क्या चले गया, वाटर चले गया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिलकर वाटर लॉस कर रहे हैं। दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, इंटरनेशनल जैसा सिस्टम है ना यहाँ पर, इंटरनेशनल। तो इसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो सर, एक ही मॉलिक्यूल में किस तरह से होगा, तो देखिए, इंटरनेशनल में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में किस तरह से होगा, तो आप पहले लिखिए एक ही मॉलिक्यूल ROH। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि इसमें कार्बन चेन होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा OH ग्रुप होगा कार्बन चेन के अंदर, है ना। एक ही मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, और इसके कहीं पे बाजू में OH होगा। तो देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा OH लूज करेगा, बीटा कार्बन H लूज करेगा। तो देखिए, एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर बाहर आ गया, तो ये जो कंपाउंड है अपने आप को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा, है कि नहीं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर निकाल रहा हूँ ना, मैं दो मॉलिक्यूल यूज ही नहीं कर रहा हूँ। जब मैं खुद ही के अंदर से वाटर निकाल रहा हूँ तो उसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इस तरह से दो तरह के रिएक्शन होते हैं बेटा, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर लॉस ऑफ वाटर यानी डिहाइड्रेशन। तो हमको दोनों ही पढ़ना है, दोनों ही बहुत आसान है। ठीक है, हम पहले शुरुआत करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर से, फिर मैं आपको लेकर के चलूंगा इंटर मॉलिक्यूलर की तरफ। ठीक है,
तो बड़ा ही इजी है, देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, इन दोनों को समझने के लिए ना मैं एक और टर्म यूज करता हूँ। मेरे को मेरे सर ने ऐसा सिखाया, तो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। मेरे सर कहते थे कि बेटा जो वर्ल्ड कप होता है ना, वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, वो बहुत सारी कंट्रीज के बीच में होता है, इसलिए क्रिकेट के वर्ल्ड कप के मैच को हम इंटरनेशनल मैच कहते हैं, इंटर, बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। और आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल तो हमारे देश में खेलते हैं और हमारे प्लेयर्स भी उसके अंदर अलग अलग टीम में खेलते हैं, इसका मतलब हमारे देश में खेल रहे हैं ना, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा नेशनल मैच, ठीक है, या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही नेशन के अंदर, इस तरह से, ठीक है। जस्ट एनालॉजी टू रिमेंबर, बाकी आप तो अपने हिसाब से रिमेंबर कर ही सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं किससे, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन जो है, पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लो कि दिस इज नथिंग बट अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और आपको हमेशा पता है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी होता है, इसके साथ एसोसिएटेड एक रूल आता है जिसे आप बहुत प्यार से कहते हैं सिग्जेफ रूल, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, सिग्जेफ रूल, ठीक है। तो सिग्जेफ रूल आपको पता ही होगा, ऑलरेडी हम लोग ने जब ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन किया था अल्काइल हैलोजन वाले डेरिवेटिव वाले चैप्टर के अंदर, वहां पर था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, वहां पर भी सिग्जेफ रूल आया ही था। तो बताओ सिग्जेफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि ड्यूरिंग अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, अल्फा कार्बन लूजेस द फंक्शनल ग्रुप, ऑब्वियसली क्योंकि उसी पे फंक्शनल ग्रुप होता है ना, एंड that beta carbon loses hydrogen which has less number of hydrogen atoms, ठीक है। ये होता है सिग्जेफ रूल कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन में से अल्फा तो फंक्शनल ग्रुप को खो देगा, पर अगर दो बीटा है तो उसमें से वो बीटा हाइड्रोजन खोएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम कम है, ठीक है, यही सिग्जेफ रूल था। तो चलिए जरा इसका फटाफट जनरल रिएक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। जनरल रिएक्शन फटाफट देखिए कि देखिए अल्कोहल का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि भाई ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, वो अल्फा कार्बन है क्योंकि उस पर फंक्शनल ग्रुप है, और ये वाला कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है। तो अल्फा जो है वो अपने अंदर से OH को लूज करने वाला है, और बीटा जो है वो अपने अंदर से क्या लूज करने वाला है, H को लूज करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन होने के बाद में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से, जिसे हम कहते हैं अल्कीन, ठीक है। प्लस आपको साइड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, H और OH निकलता हुआ, यानी वाटर निकलता हुआ पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, तभी तो इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लगेगा, बताओ मुझे दुनिया का सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है। मैं आपको सिखा के थक चुका हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो बिंदास आपको यहाँ पर यूज करना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और अगर आप कंटाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके और आपको कुछ नया केमिकल जानना है जो सच में वाटर लॉस करवा सकता है, तो ध्यान रखिए वो होता है एल्यूमिना, Al2O3, ठीक है। या तो आप कॉन्क H2SO4 यूज कर सकते हैं, या तो आप Al2O3 यूज कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर, दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। आपका जो अल्कोहल है वो चुपचाप कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन के अंदर, बस आप सिग्जेफ रूल ना भूलिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फंडा आपको क्लियर रहेगा। चलिए अब इस पे मैं चाहता हूँ कि थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्लियर। तो देखिए 4-5 एग्जांपल करते हैं, आई गेस दैट विल बी इनफ, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, आ जाएगा आपको। तो देखिए कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन कहा गया है, तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर पहले बनाइए कि CH3 CH2OH, ये होता है इथेनॉल। यहाँ पर IUPAC नेम लिखा है, सो इसलिए मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ, वैसे तो आप दोनों नाम लिखने हैं, आना चाहिए आपको, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो चलिए इससे बनाना है इथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मुझे इस कार्बन से OH हटाना है, इस कार्बन से H हटाना है, यानी लॉस ऑफ वाटर करना होगा। लॉस ऑफ वाटर को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के लिए मुझे लगेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा कॉन्क H2SO4, एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और मैं चाहूँ तो ऐसा हीट का साइन भी बता सकता हूँ, हीट कर दो तो भी चलेगा, मैंने शायद जनरल रिएक्शन में नहीं बताया, आप कर सकते, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा इथीन, ठीक
है, बहुत ही आसान रिएक्शन था, अल्फा बीटा एलिमिनेशन था। ठीक है, अब अगला रिएक्शन देखो कि एक्शन ऑफ फॉर्म H2SO4 ऑन प्रोपेन-2-ऑल। तो देखिए मैं इसको चाहता हूँ कि बॉन्ड लाइन में करके बता दूं, या फिर ठीक है मैं ऐसे नॉर्मली करके बताता हूँ। देखिए बॉन्ड लाइन नहीं करता हूँ। तो प्रोपेन-2-ऑल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, या यूपीएससी नेम लिखा है इसलिए मैं कॉमन नेम लिखता हूँ यहाँ पर ऊपर की तरफ, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है तो आप जरा हैंडल कर लीजिएगा। इसमें एक्शन ऑफ H2SO4 कर रहा हूँ मैं, वो भी कॉन्सेंट्रेट वाला हीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन देखना है। तो देखिए ये जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, ये वाला भी बीटा है, ये वाला भी बीटा है। अल्फा विल लूज द फंक्शनल ग्रुप। अब दोनों ही बीटा के पास सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए मैं कहीं से भी हाइड्रोजन निकालूं मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH, समझ लो यहाँ से H हटा दिया, यहाँ से OH हटा दिया, तो ये इस तरह से बन गया, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, और साथ में यहाँ से वाटर निकलता हुआ दिखाई देगा। अगला रिएक्शन देखा ऐसा दिया, एक्शन ऑफ Al2O3 ऑन सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम दे रखा है, तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूट यानी 4 कार्बन, 1 2 3 4, सेक यानी सेकेंडरी कार्बन पर OH। तो देखो इस तरह से बन गया, ये CH3, ये बन जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3। इसमें एक्शन किसका करने बोला, Al2O3 का, हीट कर दो। तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन देखेंगे ना फिर से, क्योंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमको पता है। तो ये है बीटा मान लो 1 और ये है बीटा मान लो 2, 1 और 2 मैंने ऐसे ही नाम दे रखा है। तो आप ही मुझे बताइए कि अल्फा विल लूज द OH ग्रुप, पर कौन सा बीटा हाइड्रोजन लॉस करेगा। तो देखिए जिसके पास हाइड्रोजन आइटम कम है, बीटा के 1 के पास में 3 हाइड्रोजन आइटम है और बीटा 2 के पास में 2 हाइड्रोजन आइटम है। तो सिग्जेफ रूल के हिसाब से हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा जहां पर पहले से हाइड्रोजन आइटम कम है, यानी यहाँ से रिमूव होना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड बनेगा दैट इज ब्यूट-2E। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से हाइड्रोजन कभी निकल ही नहीं सकता, यहाँ से निकलेगा तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम कहेंगे ब्यूट-1E। ठीक है, पर इससे क्या होगा कि सिग्जेफ रूल आपने अप्लाई करोगे ना तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, और सिग्जेफ रूल को फॉलो नहीं करोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। सिग्जेफ रूल फॉलो करने से जो प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, और ये वाला जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा, सो इसे मैं माइनर प्रोडक्ट कह देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो जनरली जब भी रिएक्शन पूछते हैं आपको तो मेजर प्रोडक्ट ही लिखना होता है। अगर आप दोनों लिख के आएंगे तो मेंशन करना होगा कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। ठीक है, या तो फिर आप चुपचाप मेजर वाला प्रोडक्ट ही लिख के आइए। ठीक है, अगर उसने बोला नहीं है तो इस तरह से। बहुत बार बच्चे क्या करते पता है, दोनों प्रोडक्ट बना के आते हैं और किसके नीचे मेजर लिखना है किसके नीचे माइनर लिखना है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर लिख के आते हैं और दोनों भले ही राइट हो आपको फिर रॉन्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो स्मार्टली सोच समझ के धीरे धीरे सारी चीजें करनी है, घाई नहीं करनी है, सारी चीजें अंडरस्टैंड करना है। अब अगला रिएक्शन देखो, एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1-phenyl ethane 1-ol। ठीक है, अब देखिए 1-phenyl ethane 1-ol कैसा दिखाई देता है, पहले वो बनाना चाहिए। ईथ का मतलब 2 कार्बन होता है, 1 पर फिनाइल है तो ले ये रहा 1 पर फिनाइल, और 1 पर ही अल्कोहल ग्रुप है यानी इस पे OH ग्रुप होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हो रहा है। तो ये कंपाउंड है 1-phenyl ethane 1-ol। ठीक है, अब ठीक है इसके अंदर एक्शन ऑफ H2SO4 कर रहा हूँ मैं, H2SO4 हीट कर लिया कॉन्क वाला। तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैसे करेंगे, यहाँ अल्फा कार्बन कौन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, और बीटा कार्बन कौन है, ये वाला भी बीटा कार्बन है, और बेंजीन का कार्बन भी बीटा कार्बन है क्योंकि वो भी अल्फा से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अल्फा विल लूज द फंक्शनल ग्रुप। अब कौन सा बीटा हाइड्रोजन खोएगा, ये वाला या ये वाला। अब देखिए अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो बेंजीन यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, तो ये वाला जो बीटा है ना इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, इस पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और यहाँ पर जो है 3 हाइड्रोजन है। तो सिग्जेफ रूल वो कहता है कि वहां से हाइड्रोजन निकलेगा जहां हाइड्रोजन आइटम कम है, पर भाई इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो निकलेगा कहां से, इसलिए यहाँ पर इस बीटा से हाइड्रोजन निकलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जबरदस्ती हाइड्रोजन को यहीं से निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें कॉमन सेंस की है लेकिन बताना जरूरी था इसलिए बता दिया। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से कंपाउंड मिल जाएगा, बोलो सही बात है, आसान है। इसने OH खोया और इसने H खोया और यहाँ से वाटर निकल गया। अगर आपको दिल में घंटी बजी है तो आप फटाफट इसका नाम बता देंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था भाई, पॉलीमर में पढ़ा था, पॉलीमर में स्ट्रीन नाम है। क्या नाम है, स्ट्रीन, याद आया कुछ, स्ट्रीन है इस कंपाउंड का नाम। ठीक है, शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ एंगल। ठीक है, स्ट्रीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज स्ट्रीन। अब इसका IUPAC नेम भी आप लिख सकते हैं, दिस इज फिनाइल ईथीन, मैं नहीं लिख रहा हूँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चारों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो देखिए यही जो रिएक्शन है अपना इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इसका मैकेनिज्म भी आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है, तो मुझे भी वो डिस्कस करना ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, 3 ही स्टेप का है, छोटू सा मैकेनिज्म है। देखिए किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना। इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का हम देख रहे हैं मैकेनिज्म, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहां पर पहले एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं कि देखिए इस तरह से कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसमें हमने ऐड किया H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ठीक है, हीट कर दिया। उसके बाद में कंपाउंड जो है वो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन में गया और अल्कीन बन गया और यहाँ से निकल गया भाई वाटर H2O, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं बाय मैकेनिज्म एंड ऑल द स्टेप्स, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 1, नाम वगैरह सब बाद में लिखेंगे, पहले स्टेप समझते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, तो मैंने ये अल्कोहल मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, ठीक है। देखिए OH बॉन्ड को अच्छे से लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर एक H होगा। जब बेटा आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड अपने अंदर से H+ आयंस यानी प्रोटॉन्स को रिलीज करता है, क्योंकि एसिड का काम ही वही होता है कि वो प्रोटॉन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर H को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, अब उसको इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास में बेटा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन अपना जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक्सरसाइज करता है हाइड्रोजन की तरफ, यानी उसको डोनेट करता है। तो हाइड्रोजन उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर ऐसा बोल के एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो आगे जाके यहाँ पर देखिए मैं ये स्टेप को रिवर्स करके बता रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, कार्बन ये इस तरह से बताता हूँ, ये H हो जाएगा, ये OH है, ठीक है। यहाँ पर अभी भी एक लोन पेयर बाकी है बेटा, और यहाँ पर जो लोन पेयर था उसी का बॉन्ड पेयर बन चुका है और हाइड्रोजन बन चुका है, आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर किसने इलेक्ट्रॉन पाया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पाया, यानी हाइड्रोजन पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, पर पहले से चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसलिए वो क्या हो गया भाई, बैलेंस। किसने इलेक्ट्रॉन खोया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खोया, इसलिए उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन जो है ना यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, सही बात, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये जो स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप है यानी फटाफट प्रोटोनेशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या फास्ट स्टेप आपको रेट डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, कभी नहीं, फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस स्टेप का मैं नाम क्या रखूं, आप देख सकते हैं अल्कोहल आ रहा है, आप देख सकते हैं प्रोटॉन आ रहा है, और यहाँ पर ये कंपाउंड जो बन रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो इस स्टेप का नाम ही मैं रख देता हूं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया स्टेप नंबर 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ आपको, ताकि एक ही साथ में सब कुछ रहे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में ये वाली स्पीसीज हम यूज करेंगे, क्योंकि ये अधूरी है ना, यहाँ पर खत्म हुआ स्टेप 1, तो स्टेप 2 यहाँ से शुरू होगा। तो स्टेप 2 में क्या होगा, देखो ये स्पेसीज में लिख देता हूँ पहले, ठीक है, इस तरह से कि इस पे चार्ज क्या है भैया, पॉजिटिव है, इस पर एक लोन पेयर भी बचा हुआ है, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, मैं एरो बताता हूँ ऐसा नीचे की तरफ, आगे लिखना चाहिए मुझे एक्चुअली, बट यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा एरो नीचे की तरफ बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन विद पुल इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस खींचेगा, नहीं। अगर हाइड्रोजन से ही वापस खींचना था तो पहले हाइड्रोजन को दिया क्यों, है ना, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस बार अब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से खींचेगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कार्बन के पास में ये जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, ठीक है, वो अपनी तरफ खींच लेगा उसको इस तरह से, तो बॉन्ड पेयर जो है इसके सर पे आकर के क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे बनता हुआ स्पीसीज कि कार्बन है, कार्बन है, ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब ये अगर ऑक्सीजन उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से देखो क्या मिल जाएगा, ये ऑक्सीजन है, उसका एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन से खींच लिया, तो इस तरह से हो गया। तो देखिए ये स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया तो इसलिए कार्बन पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पाया तो उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, पर पहले से चार्ज क्या था, पॉजिटिव, इसलिए वो देखो न्यूट्रल हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो क्या जनरेट हो रहा है, कार्बन पर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए मैं कहूंगा ये स्पीसीज जो इसे मैं कहूंगा कार्बोकैटायन, इसे मैं क्या कहूंगा, कार्बोकैटायन।
और मैं कहना चाहता हूँ कि ये कार्बोकेटायन स्टेप है जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए यहाँ पर पहले एनर्जी बिल्डअप होती है, इसलिए यहाँ पर ये जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और एक्चुअली यही स्टेप आपको हेल्प करता है, डिटरमाइन करता है कि आपका रेट क्या रहा होगा रिएक्शन का। तो इसी स्टेप को RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहा जाता है। यहाँ पर एक्चुअली आपके बुक में रिवर्सिबल एरो बताया, तो आई डोंट थिंक रिवर्सिबल एरो आना चाहिए, बट तो ये दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है। ऑलराइट, एक बार आप टेक्स्ट बुक से बाद में देख लेना, बाद में ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है कहीं पर, आई डोंट नो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है। तो इस स्टेप का नाम हम क्या रख देंगे, इधर हम रखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इस तरह से। तो ये स्टेप नंबर 2। अब आखिरी स्टेप बाकी है जहां पर हम अच्छी तरह से अल्कीन बना पा रहे होंगे। तो अब मुझे स्टेप 1 रब करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास थोड़ा स्पेस का कमी है। तो मैं स्टेप 1 उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से लिखा होगा, इसलिए मैं रब कर देता हूँ कि देखिए स्टेप 3 में अब क्या होने वाला है। स्टेप 3 में स्टेप 2 कहाँ खत्म होता है, यहाँ पर, तो यहीं से शुरू होगा स्टेप 3। तो इसलिए वो स्पीसीज जो है कार्बोकेटायन मैं लिखता हूँ स्टेप 3 के रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, देखिए ये तो प्रोडक्ट ही बन रहा है तो मैं ऐसा ही क्लियर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्बन पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है ना, और यहाँ उसके बाजू वाला जो कार्बन है उसके पास में जो हाइड्रोजन है उसके पास में जो बॉन्ड पेयर है वो क्या करता है, इसका जो बॉन्ड पेयर है वो इधर की तरफ ट्रांसफर करके उसको बॉन्ड पेयर बनाता है। बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर बनता है, बस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर अब कार्बन कार्बन का बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 बॉन्ड एज इट इज है, एक बॉन्ड पहले से था, ये 2 बॉन्ड एज इट इज है, ये बॉन्ड भी यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो किसने इलेक्ट्रॉन पाया, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का है, वो तो अभी भी इसी कार्बन के पास में है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो इस हाइड्रोजन को बिलोंग करता है, अब वो इस कार्बन के पास चले गया है। तो किसने इलेक्ट्रॉन खोया, इस हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खोया, इसलिए उस पर चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। किसने इलेक्ट्रॉन पाया, इस कार्बन ने पाया, तो उस पर चार्ज क्या आना चाहिए, नेगेटिव, पर पहले से चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसलिए वो क्या हो गया, बैलेंस्ड, और आपको यहाँ पर अल्कीन एक स्पीसीज मिल गई, ठीक है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें मेरी बात को, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में H2SO4 में से H+ आ रहा था, और ये लास्ट स्टेप है जहां पर H+ जा रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेप में आता है, काम करता है और लास्ट स्टेप में चले जाता है, उसी को हम कैटलिस्ट कहते हैं। इसलिए देखने वाले को लगता है कि कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, और H+ इज एन एसिड एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप 3 का नाम मुझे कहना चाहिए कि यहाँ से H+ निकल रहा है, यानी प्रोटॉन का जाना, तो इसे कहेंगे डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कीन, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कीन। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ हम H2SO4 की जगह पर Al2O3 भी तो यूज कर सकते हैं ना। तो सपोज अगर हम लोग ने Al2O3 यूज किया तो मैकेनिज्म किस तरह से चलेगा, क्योंकि Al2O3 में से तो कोई H+ आयंस नहीं आने वाला है, ठीक है। आपकी बात सही है, Al2O3 में से कोई H+ आयंस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप रिएजेंट चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स मैकेनिज्म जो है उसका जो रूट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में Al2O3 के थ्रू किस तरह से मैकेनिज्म होता है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है, और इनफैक्ट मुझे खुद ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा छोटे हैं ये समझने के लिए कि Al2O3 कैसे काम करता है। इसलिए इनिशियल लेवल है, आप बहुत लोअर लेवल पे केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम Al2O3 की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को H2SO4 से ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें फंडे क्लियर रहेंगे, आपको एग्जाम में कभी भी Al2O3 से मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, H2SO4 से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए याद रखना ये मैकेनिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन की तरफ, बट ये मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। अच्छा, और एक और बात मैं कहना चाहता था कि अगर जैसे ये मैंने मैकेनिज्म लिखा है, ये देखिए कोई जनरल रिएक्शन का अप्लाई किया है, तो बेटा कभी भी आप अगर मैकेनिज्म लिखते हैं ना तो पहले आप एक जनरल रिएक्शन डिफाइन करिए और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखिए। कभी कभार मैं आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन एंड शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो आपको इथेनॉल इनटू इथीन करना तो बराबर यहाँ इथेनॉल का ही स्ट्रक्चर लेना होगा, यानी H लगाना होगा, है ना। ये तो जनरल है ना, ये थोड़ी इथेनॉल है, ये तो जनरल स्ट्रक्चर है। तो उस तरह से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में बोलेगा तो भी आपको मैकेनिज्म लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जो बॉन्ड्स यहाँ बता रहा हूँ, ये जो सब खाली बॉन्ड्स है ना, उसके जगह सब ग्रुप्स लगे हुए होंगे और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ये है ना मैं कैसे बोलूँ, डमी है ये, डमी, ठीक है। यहाँ पर ये खाली नहीं होता है, यहाँ पर दूसरे ग्रुप्स होते हैं, है ना। ये तो मैं जनरल ही बता रहा हूँ ना, ये मैकेनिज्म पूरा जनरल है।
अगर मैं आपको कोई प्रोपेनॉल दे दूं कंपाउंड, तो प्रोपेनॉल के हिसाब से यहाँ पर भी ग्रुप्स आएंगे कि नहीं, HH CH3 ऐसा सब सारे ग्रुप्स आएंगे। तो उस तरह से आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर मैं किसी पर्टिकुलर केमिकल के ऊपर रिएक्शन करने बोलूं, जैसे प्रोपेनॉल इंटू प्रोपीन करने बोलूं, तो भी मैकेनिज्म लिखने आना चाहिए। अगर मैंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया है तो आप ऐसे जनरल मैकेनिज्म आपको लिख के आना होगा। स्टेप्स का नाम, स्टेप कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फास्ट है, सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन स्लो है, ठीक है, और थर्ड स्टेप ये है ना, ये वाला भी फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। 3 स्टेप का मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं और देखते हैं दूसरा वाला टाइप जिसे हम कह रहे थे इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब डोंट वरी, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म आपको नहीं है, मुझे पता है मैकेनिज्म आपको थोड़ा हार्ड पड़ता है, लेकिन सबको पड़ता है भाई। पहली बार पढ़े तो आपको, मैं भी जब पहली बार पढ़ा था मैकेनिज्म तो मुझे भी हार्ड लगा, ठीक है, पर वो प्रैक्टिस के साथ आ ही जाता है। तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है, इनका कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ रिएक्शन आप देख लीजिए, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर का मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन में क्या है, मैं समझता हूँ कि भाई मेरे पास में 2 अल्कोहल होंगे, ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला। अब मैं दोनों अल्कोहल सेम भी ले सकता हूँ, जैसे इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, या फिर अलग अलग ले सकता हूँ, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, इस तरह से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी मुझे वाटर लॉस ही करना है, तो एक का जो H लॉस होगा और एक का OH लॉस होगा। देखिए यहाँ से वाटर निकल जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा, एक ये R है, ये O बचा रहेगा, और यहाँ से OH निकल जाने के बाद में ये R इससे कनेक्ट हो रहेगा। तो देखिए ROR, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, ईथर। तो यहाँ पर फिर से हमने ईथर बनाना सीखा। अब तक ईथर बनाने के 3 मेथड सीख चुके हैं। एक विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें अल्काइल हैलाइड से RONA यूज करके ईथर बनाया जाता है, जिसमें वो ड्रॉबैक भी है। दूसरा ईथर बनाने का मेथड हमने कहाँ सीखा था, ठीक है, डायअज़ोमीथेन जब हम यूज कर रहे थे पिछले लेक्चर में, डैम यूज किया था, डायअज़ोमीथेन, मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल। उसमें मिथाइल ईथर्स बनते हैं, लेकिन ईथर तो बनता है कि नहीं, उसमें एक साइड मिथाइल फिक्स होता है, लेकिन ईथर तो बनता ही है। और तीसरा मेथड जो है वो ये वाला है, जिसके अंदर 2 अल्कोहल यूज कर रहे हैं और डिहाइड्रेशन करके हम यहाँ से ईथर बना रहे हैं। और ऐसा वैसा डिहाइड्रेशन नहीं भाई, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पर आपको वाटर लॉस करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा बताइए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए मेरे मन में एक सवाल है कि भाई अगर हम वाटर लॉस कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये क्या गारंटी है कि ये दोनों के अंदर से ही वाटर लॉस होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अल्कोहल रिएक्ट ही ना करे और ये अल्कोहल के अंदर ही वाटर लॉस हो जाए और अल्कीन बन जाए, जैसे पिछली बार हुआ था, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। मुझे पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है, क्या गारंटी है कि इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन ही होगा। तो गारंटी के लिए आपको यहाँ पर 413 केल्विन मेंशन करना होगा। देखिए अगर आप कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो मॉलिक्यूल के खुद के अंदर ही डिहाइड्रेशन होगा, बिकॉज खुद के अंदर डिहाइड्रेशन करना ज्यादा इजी होता है मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर खुद के अंदर सेल्फ इट विल इटसेल्फ अंडरगो डिहाइड्रेशन, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन टू गिव अल्कीन, जस्ट लाइक द प्रीवियस रिएक्शन, ठीक है। पर अगर आप 413 केल्विन का टेम्परेचर रखते हैं तो एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर रिएक्शन विल ऑकर बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस रिएक्शंस आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रिएक्शन का जो साइट होता है वो चेंज होते जाता है। तो इस तरह यहाँ पर अगर आपको इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन करना है बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, देन योर टेम्परेचर शुड बी 413 केल्विन ओनली। If it changes from 413 Kelvin, there will be no guarantee that the reaction will undergo intermolecular dehydration or not. तो ये बातें आपको ध्यान में रखते हुए 413 केल्विन नहीं भूलना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये रिएक्शन होता है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, concentrated H2SO4 at 413 केल्विन on मिथाइल अल्कोहल। तो आपको पता है 413 केल्विन पे 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं और आपको एक ही अल्कोहल दिया है, इसका मतलब एक ही अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल आपको यूज करना होगा। तो देखिए मैं ऐसा लिख दूंगा मिथाइल अल्कोहल, यहाँ लिख दूंगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर नहीं भूलूंगा 413 केल्विन। यहाँ से इसमें से H निकालो, इसमें से OH निकालो, या फिर इसमें से H निकालो, इसमें से OH निकालो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको यही कंपाउंड मिलने वाला है, CH3OCH3, और यहाँ से निकल जाएगा वाटर। इन दोनों का नाम मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल कह दूंगा, इसका नाम मैं कह दूंगा डाइमिथाइल ईथर कॉमन नेम में, और आईपीसी में मैं कह सकता हूँ मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। एक और बात, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसको प्यार से हम कंटिन्यूअस
इथरिफिकेशन भी कहते हैं, कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, क्योंकि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप ईथर बना रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही आसान रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बड़ा इजी रिएक्शन है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं, मैं शायद इस पे कुछ एग्जांपल दूंगा या फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट ये चैप्टर तो खत्म होने ही आया है, आई मीन खाली अल्कोहल पार्ट इस चैप्टर का खत्म होने ही आया है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है आज का होमवर्क, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 ये प्रोपेनॉल मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन H2SO4 डालेंगे तो कंपाउंड बनेगा A। अब A में आप ऐसा क्या डालेंगे कि ये कंपाउंड जनरेट हो, और A में ऐसा आप क्या डालेंगे कि ये कंपाउंड जनरेट हो। तो आपको यहाँ पर जो रिएजेंट्स है वो आपको ढूंढने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का, क्योंकि आप देख सकते हैं अल्कोहल को चेंज करना है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में है, और यहाँ पर अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, तो अच्छे से आपको करना होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, इथाइल अल्कोहल दिया, उसमें सोडियम मेटल डालेंगे तो A बनेगा। A में ऐसा क्या डालेंगे तो इथाइल मिथाइल ईथर बनना चाहिए, ठीक है। तो आपको A और क्वेश्चन मार्क क्या है, रिएजेंट क्या है वो ढूंढना है। इनफैक्ट अगर यही कंपाउंड को मैं इस कंपाउंड से 1 स्टेप में बनाना चाहूँ, देखो आप यहां से यहां आ रहे हैं 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, पर मैं एक ही झटके में ये बनाना चाहता हूँ, तो कैसे करना चाहिए, उसका रिएजेंट क्या होगा आपको ढूंढना होगा, बहुत सोच समझ कर, ठीक है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये ईथर फंक्शनल ग्रुप में एक साइड मिथाइल है, तो इसको मैं प्यार से मिथाइल ईथर भी कह सकता हूँ, है ना। तो मिथाइल ईथर का कैटेगरी का है, तो सोच समझ के करिएगा कि अल्कोहल से मिथाइल ईथर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए, क्योंकि आप वरना भूल जाएंगे ना बच्चा, इसलिए, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। याद करिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कि अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, एसिड कैटलाइज्ड मेथड से, उसका मैकेनिज्म भी मैंने करवाया है आपको ऑलरेडी, वो आपको कितनी बार लिखना है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है, 2 बार लिखना है, बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर दे रहा हूँ राइट नोट ऑन फिशर एस्टरिफिकेशन, ये अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। फिर रिवाइज ऑल द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज अप टिल नाउ। देखिए अल्कोहल की सारी केमिकल प्रॉपर्टी मैंने कंप्लीट करवाई है, सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टी बाकी जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब वो मैं आज के लेक्चर में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो जो रिएक्शन है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, इसलिए मैं आज करवा के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आपको, मैं टाइम देना चाहता हूँ थोड़ा, ताकि आप ये लर्न कर ले। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आए वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कंप्लीट करूंगा ना, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में से अल्कोहल का सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसी लेक्चर में मैं शुरू कर दूंगा फिनॉल्स के साथ में, ठीक है। फिनॉल्स काफी छोटा है एज कम्पेयर टू अल्कोहल चैप्टर, और ईथर्स तो फिनॉल से भी बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो आने वाले आई गेस 3 या 4 लेक्चर में या मैक्सिमम 5 लेक्चर में ये चैप्टर तो पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये रिवीजन जरा ध्यान रखिएगा, आपको करके रखना है ताकि आपको क्लियर रहे सब कुछ। दूसरा, गिव अ क्विक रिवीजन टू हैलोजन डेरिवेटिव्स। भाई ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये बहुत ध्यान रखना। हैलोजन डेरिवेटिव को क्विक रिवीजन कैसे देते हैं, आपने बुक्स में नोट्स बनाए हैं, आप क्या करना, बैठना और हर लाइन पढ़ना शुरू कर देना, पेज में पढ़ते जाओ। वो पूरा चैप्टर खत्म करो बैठ के, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगते, मुझे नहीं लगता लगेंगे। मैं अगर एक एक लाइन भी धीरे धीरे पढ़ू ना तो 3 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और आप लोग को आधी चीजें आती है क्योंकि ऑलरेडी आपने टेस्ट दे रखी है, तो रिवीजन करना बहुत ही क्विक होगा, और एक बार ऐसा नजर घुमाना चाहिए वरना आप भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 2 टाइम्स। क्योंकि मैंने जब पेपर चेक करा था ना, मैंने नोटिस किया कि भाई बहुत बच्चे लोग SN1 SN2 का मैकेनिज्म मैंने एक डाला था, SN2 मैकेनिज्म डाला था एग्जाम में, पर बहुत कम बच्चे लोग ने ना बच्चा अटेम्प्ट किया है। मुझे ऐसा था कि मिस्टेक होगी, मुझे पता था मिस्टेक होगी, लेकिन मुझे ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट करेंगे। बच्चा लोग आप लोग ने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट इसलिए प्लीज है ना, SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है, और मैं बोल रहा हूँ बच्चा वो आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो आता ही है, ठीक है, इसलिए आपको वो करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन 3 टाइम्स। जो आज हमने किया ना अभी थोड़ी देर पहले, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन का 3 स्टेप वाला, वो आपको 3 बार लिखना है पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। तो होमवर्क में थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको टाइम मिले रिवीजन करने का अच्छे से। फिर नेक्स्ट टाइम में मैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कंप्लीट करके फिनॉल शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बहुत अच्छे से सारी चीजें प्रैक्टिस करके रखिएगा।